द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ साउथ अफ्रीका के शहर डरबन से शरीके गुफ्तगू हैं नसीम चौधरी साहब। नसीम चौधरी साहब एक बिजनेसमैन हैं और इनके ख़ानदान का ताल्लुक गुड़गांव से था। उसके बाद ये पार्टीशन के वक्त खैरपुर मीरस सिंध का एक शहर है, वहाँ पे आ गए और ये 1983 से पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान और इंडिया दोनों से करीबी ताल्लुक है और ये काफ़ी दफ़ा इंडिया आ जा चुके हैं। नसीम साहब, आपका कैसा रहा तजुर्बा इंडिया के साथ बिजनेस करने का, और आप पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे इस हवाले से? देखिए जी, शकील साहब आदावर्स, मैं शुरू करूंगा कि मैं 2005 से मैंने इंडिया जाना शुरू किया है बिजनेस के सिलसिले में और कुछ प्रोडक्ट को सोर्स के सिलसिले में। उस सिलसिले में मैं कोई 25 से 30 दफ़ा इंडिया गया हूं और उसमें जो मैं जिन शहरों को मैंने विजिट किया है उसमें बॉम्बे है, शोलापुर है और दिल्ली है, उसके बाद पानीपत है, लखनऊ है, कानपुर है, कलकत्ता है, मद्रास है, त्रिपुर है, बनारस है। तो इन सब शहरों में मैं गया हूँ। लोकल फ्लाइट से भी गया हूँ और ट्रेन से भी मैंने सफ़र किया है। ट्रेन से तो खासा किया इसलिए कि दिल्ली से अमृतसर आना जाना होता था और वहाँ से फिर बॉर्डर क्रॉस करते थे। जी। और तो बस में भी सफ़र किया है, ऑटो में भी सफ़र किया है, पैदल भी सफ़र किया है। तो मुझे किसी किस्म का ना कोई डर लगा, ना कोई खौफ हुआ, ना किसी ने मुझे किसी किसी तरीके से कोई हरास किया। तो मुझे तो मेरा तजुर्बा तो इंतहाई अच्छा है इंडिया का। और इंडिया में बिजनेस कम्युनिटी से भी मेरे बड़े फ्रेंडली रिलेशंस हैं, अभी भी हैं। मेरा एजेंट भी है वहाँ जिनसे कि अभी कम्युनिकेशन रहता है। और इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया की खसूसियत ये है कि हर शहर की अपनी एक स्पेशलिटी है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि अगर आपने कोई खास प्रोडक्ट सोर्स करना है तो आप जो है वहाँ चले जाइए। जहाँ तक रिलेशनशिप है बिजनेस की पाकिस्तान के साथ, देखिए इंडिया इस वक्त बिजनेस के सिलसिले में या इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका बहुत हुआ है। उनके पास वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान बेनिफिशियल हो सकता है और बहुत से रॉ मटेरियल हैं जिसमें कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो उनसे पीछे रह गया है। क्योंकि 1995 तक पाकिस्तान और इंडिया की कॉटन जो थी वो एट पार थी, 15-16 मिलियन बेल थी। और अब जो है कि उनकी कोई 40-38 मिलियन बेल पैदा हो रही हैं और हमारी 7-8 पे हम आ गए हैं। हमने सारे के सारे जो इंडिजिनियस इलाके थे उनको शुगर केन में ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी वजह से कॉटन प्रोटेक्शन पे खासा डेंट पड़ा है। पहले हम इंडिया से कॉटन खरीदते रहे हैं 2019 तक, तो हमने एज मच एज 1.5 बिलियन डॉलर तक की सालाना कॉटन खरीदी है इंडिया से। अब चूंकि 2019 से हमने ट्रेड बंद कर दिया है वहां से इंडिया से, अब जो हम ले रहे हैं कॉटन तो वो हमें इतनी महंगी पड़ रही है क्योंकि लॉजिस्टिकली फ्रेट इतना महंगा है इस वक्त। इट इज 10 टाइम्स हायर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर द कोविड। और चूंकि कॉटन जो है वो एक वॉल्यूमेट्रिक है, इट इज नॉट कि वो कोई वेट वाइज हो, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक की वजह से फ्रेट जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। हमारे बेनिफिट में यही है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है कि हम जो है वो इंडिया से ट्रेड करें, बॉर्डर खोलें और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रही है वहाँ इंडिया में उससे फ़ायदा उठाएं। उनके इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइज यहाँ लाएं, उनके स्कूलों की फ्रेंचाइज यहाँ लाएं। और इंटरकनेक्शन जब होगा तो डेफिनेटली जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र होगा, शेयर होगा और उससे ये है कि पाकिस्तान को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा विज़ा विज़ इंडिया। तो ये मेरा कहना है, मेरा इन लमसम। जी। आप जो साहब बता रहे थे जी। कि कराची के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको बताया कि वो कुछ मशीनरी खरीदना चाह रहे थे यूरोप से। जी, मैं चूँकि इंडिया टेक्सटाइल में बहुत एडवांस कर गया है, उनके यहाँ मशीनरी लोकली मैन्युफैक्चर होती है, उनके यहाँ डाइज़ केमिकल लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं, स्पेयर्स लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं, रॉ मटेरियल तो खैर उनके पास है ही है, पॉलिएस्टर भी उनका अपना है। विज़ा-विज़ हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो हमारे एक सप्लायर हैं जिन्होंने कराची में एक बहुत बड़ी टॉवल फैक्ट्री लगाई, मोस्ट मॉडर्न, 2005 में। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने जब अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश करना था तो एक मशीन की कीमत
जो जर्मनी से कोट हुई उसने उस कीमत में इंडिया से पूरा का पूरा टेस्टिंग लैब हमने इंपोर्ट कर लिया। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि हम कितने बेनिफिशियल होंगे अगर हम अपने ट्रेड रूट खोल दें इंडिया के साथ। एक छोटी सी मिसाल आपको दी है। इसके अलावा बहुत सी चीजें वहाँ काफी सस्ती हैं, वो भी चीजें आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, आईटी के अंदर एडवांटेज है और चीजों के अंदर एडवांटेज है। और खुद इंडियन बिजनेसमैन इमोशनली चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें, पाकिस्तान में टेंजिबल इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदें। उनके बड़े मतलब एक किस्म के ख्वाब हैं ये, क्योंकि ये खित्ता एक ही था, ये हजारों साल से एक ही था। तो वो अभी तक उ, उ, हम हम सब उसी में ही हैं कि हम एक ही थे और एक ही हैं वर्चुअली। जी सर, हमारे एम्बेसडर हैं एक अब्दुल बासित साहब जो इंडिया में रहे, जी उन्होंने पिछले दिनों ये बताया अपने एक जी वीलॉग में कि इंडिया की सिर्फ सॉफ्टवेयर की जो एक्सपोर्ट्स हैं जी वो जी 180 बिलियन डॉलर की हैं, जी और हमारी जो है वो जब 3 बिलियन पे पहुंची थी कुछ महीने पहले, तो हमने बड़ा जी जश्न मनाया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, और हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स आपको पता होगा वो जी 30 बिलियन डॉलर से भी कम है। देखिए हमारी तो हालत, खैर वो तो 3 बिलियन तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने 3 बिलियन कर लिए हैं, वरना हमारे यहाँ तो इस चीज का रुझान ही नहीं था आज से 20 साल पहले तक का। बल्कि लोग मजाक उड़ाते थे कि जी आप कोई आईटी का या कंप्यूटर करें तो एक सेक्रेटरी ने, मुझे इस तरह याद है, एक सेक्रेटरी ने कहा था कि आप जूस के प्लांट क्यों नहीं लगा लेते। तो इस बहरहाल इकोनॉमी हमारी ये है कि सर इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन पे है कि एक बहुत बड़े अंधे फाइनेंशियल कुएं में के सामने खड़ा हुआ है। और अगर हमने इस चीज को सीरियसली, सिंसियरली इसको वॉर फुटिंग पे एड्रेस नहीं किया तो खुदा न खास्ता हम उस घड़ी में न गिर जाए। हमारी एक्सपोर्ट 25 बिलियन की है, हमारी फॉरेन रेमिटेंस 30 बिलियन का है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इसको इससे कहीं ज्यादा है। यानी एक ऐसी सूरत हाल है कि कौम की प्रोडक्टिविटी इतनी कम है कि वो आजकल के 120 बिलियन डॉलर की इंटरेस्ट भी नहीं दे पा सकती किसी भी सूरत में। और जहां तक सवाल है कि कोई और मुल्क आपको कर्जा देने पे तैयार नहीं है। ग्रांट का जमाना तो चला गया, क्योंकि अब कोई ग्रांट आपको देगा नहीं, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ। तो ग्रांट तो आपको कहीं से मिलेगी नहीं, आपको अपने उस पर ही चलना है। तीसरा ये है कि इस 50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स, इससे सॉरी 50 बिलियन के जो फॉरेन इनकम है आपकी थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंस, इससे आप निकल किस तरह इंक्रीज करेंगे? आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए। जहां तक इंपोर्ट का ताल्लुक है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने जितनी भी लग्जरी आइटम थे उसको इंपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी। बाद में जो इंफॉर्मेशन रिवील हुई कि भाई हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर 40% कस्टम ड्यूटी का शेयर है। तो अगर ये शेयर अगर डिमिनिश हो जाएगा तो हमें तनख्वाह देने के लाले पड़ जाएंगे। तो उस 48% के शेयर के अंदर जो लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट स्कीम में आती हैं उस पे जो हैवी ड्यूटीज वगैरह हम लगाते हैं उसकी वजह से रेवेन्यू मिलता है हमें, तो वो दोबारा आपको खोलनी पड़ी। यू केम बैक टू दैट कि भाई ठीक है, हायर आपने ड्यूटी लगा दी ताकि रेवेन्यू आपको मिले। तो ये हमारी सिचुएशन है, इससे आप अंदाजा लगा लिए वेयर वेयर वी स्टैंड कि हम अगर उनको पाबंदी लगाएं तो हमारे पास लोकल रेवेन्यू का डेंट पड़ जाता है। जी पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि हम दोस्त मुल्कों में जाते हैं तो उनको फिक्र पड़ जाती है कि ये जी पैसे मांगने आ गए हैं। और इमरान खान ने भी बतौर प्राइम मिनिस्टर इसी तरह की बात की थी कि दोस्त मुल्कों से पैसे मांगते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है। और हमारे 2.5 करोड़ बच्चे सर स्कूलों से बाहर हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में से कोई भी, दुनिया की जो 400 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जो उसमें आती हो। और हमारी इकोनॉमी इस वक्त जो है वो इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कलैप्स, जी और हमें इसका एहसास भी नहीं।
और मुझे उस पे जॉन एलिया का वो शेर याद आता है, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जी बिल्कुल। देखिए ना, हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, एक अंधे कुएं की तरह है सिचुएशन, कि किस वक्त कब ये हम लोग उसमें गिर जाएं और फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा उससे। देखिए, जहां तक बच्चों का आपने जिक्र किया, 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। आपकी आबादी का जो ग्रोथ है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। 1975 के अंदर दुनिया की आबादी 4 बिलियन थी और आज 8 बिलियन हो गई है। मतलब 100% ग्रोथ हुआ है दुनिया की आबादी। लेकिन उसके विज़ा-विज़ हमारी जो आबादी थी वो 60-65 मिलियन थी 1975 में, और आज हमारी आबादी तकरीबन 240 मिलियन के करीब है। तो ये अगर सिलसिला रहा तो हमारी 2044 तक आबादी जो है वो तकरीबन 50 करोड़ हो जाएगी, मींस 500 मिलियन। तो 500 मिलियन की आबादी का आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी इस वक्त सिचुएशन, आपको अभी कुछ सोचना होगा कि हम इसको किस, हाउ वी विल ओवरकम। तो ये एक वो अलार्मिंग सिचुएशन। देखिए, बात ये है कि अगर हमने दूरंदेशी से काम नहीं लिया तो जिस तरह हमारे 75 साल गुजरे हैं, हमारे आगे 10 साल भी नहीं गुजर पाएंगे। खुदारा इस चीज को सोचिए कि अपने हालात को ठीक कीजिए। मेरा मशवरा यही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक सिंध को रिप्रेजेंट करती है, 2 पंजाब को रिप्रेजेंट करती हैं, एक और सरहद को रिप्रेजेंट, बैठ जाएं साथ में, आपस में सिंसियरली हालात को सामने रख के देखें, फौज को साथ बिठाएं कि भाई ये सिचुएशन है, हमें किस तरह आगे चलना है। देखिए, अगर इसको इस सिचुएशन को आपने आज एड्रेस नहीं किया तो ये साफ नजर आ रहा है, दीवार पे लिखा, इज रिटन ऑन द वॉल, कि हम सरवाइव नहीं कर सके। हम ये दुश्मनी नेबरों से नहीं पाल सकते, ये सस्टेन नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि एक चीज ध्यान पे रखिएगा कि दुनिया में कोई चीज मुस्तकिल नहीं। ये चेंज, मेरा ईमान है कि ये चेंज होगा, क्योंकि एक ही चीज मुस्तकिल है और वो तब्दीली मुस्तकिल है। अंग्रेजी में क्या है, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, यस, चेंज इज परमानेंट। तो एग्जैक्टली। आपको चेंज को पॉजिटिव तरफ ले जाना है या नेगेटिव तरफ ले जाना है, मतलब तबाही की तरफ चेंज होगा या तामीरी तरफ चेंज होगा। अगर तामीरी तरफ चेंज करना है तो आपको अपने नेबर से ताल्लुकात अच्छे करने हैं, इतने अच्छे करने हैं कल को अगर दोनों मुल्क के शहरी इतने खुश हो जाएं, इतने अच्छे हो जाएं आपस में ताल्लुकात ऐसे, क्योंकि कल्चर भी एक ही है, हर चीज कॉमन है। कार्ड स्वाप किया और चले गए जनाब, यहाँ से दिल्ली और वहां से लाहौर आ गए, ये भी हो सकता है। तो ये हम पे भी मुनस्सिर है, उन पे भी मुनस्सिर है। हम पे ज्यादा मुनस्सिर है कि हमारे इंटरेस्ट में ज्यादा है। अब ये हमारे इंटरेस्ट में ज्यादा है। जी जी सर, हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। जी अब आप देखिए ना, वहां पे 23 आईआईटीज हैं, इंडियन जी इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जी बिल गेट्स से किसी ने पूछा था कि अगर जी आपको एक ही इदारे से रिक्रूटमेंट करनी पड़े तो वो कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा आईआईटीज। लेकिन हमारे हुक्मरान तबकों ने कभी इस तरह के इदारे कायम करने की जरूरत महसूस नहीं की। आपके इल्म में होगा सर, 1956 में सोवियत यूनियन ने पहला मैन मेड सैटेलाइट फिजा में छोड़ा था, जी स्पुतनिक जी के नाम से। जी बिल्कुल। तो अमेरिका में खलबली मच गई थी उससे, और उन्होंने अपनी टीमें भेजी सोवियत यूनियन के, जाओ देखो उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उनका करिकुलम क्या है, क्या पढ़ाते हैं वो बच्चों को। तो उन टीमों ने रिपोर्ट किया कि उनका सोवियत यूनियन में स्कूलों में, कॉलेजों में मैथ और फिजिक्स पे बहुत एम्फोसिस है। तो उसके बाद अमरीकियों ने अपने निसाब तालीम में, अपने करिकुलम में चेंजेस की। लेकिन हमें ऐसा कोई फिक्र नहीं है कि इंडिया हमसे कितने फील्ड्स में कितना आगे निकल गया है, और हम तो कोई एक्सपर्टीज भी डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे। 22 करोड़ के मुल्क में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ही इज एन एक्सपर्ट ऑन इंडिया। देखिए, इंडिया की जो ग्रोथ है, जो उनकी एक्सपोर्ट है 500-600 बिलियन की, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि वो एजुकेशन में कितना आगे हैं। जाहिर है कि बगैर एजुकेशन के, बगैर एक्सपर्टीज के, बगैर नॉलेज बेस के आप ये चीजें अचीव नहीं कर सकते। तो ये एक किस्म का क्लियर कट इंडिकेटर्स हैं कि वो हमसे कितना आगे हैं। हमारी पोजीशन तो यही है कि मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि मेरी बेटी जो कि यहाँ अफ्रीका में सरकारी स्कूलों में पढ़ी है,
बड़ी नॉमिनल सी फीस होती थी। वो 95 में जब उसको लम्स में बीएससी ऑनर्स में दाखिला मिला, तो वो पहली बार जब घर आई तो हमने उससे पूछा कि भाई सुनाओ क्या है क्या नहीं है। तो उसका जो सिंपल जवाब था कि मेमोराइजेशन कराते हैं। तो रट्टा। जी, ये उसके थे और हम हैरान रह गए, क्योंकि उस जमाने में भी फीस जो थी वो एक टर्म की, सिर्फ ट्यूशन फी एक टर्म की 95 में 10,000 रुपए थी, एक टर्म की, सिर्फ 3 महीने के, और हॉस्टल का अलग खर्चा होता था। तो जब इतनी महंगी यूनिवर्सिटी के बारे में उसका ये ओपिनियन था, तो बहरहाल इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है। हमने सिवाय क्लर्क के पैदा किए हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़े हों, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के पढ़े हों, चाहे कहीं के पढ़े हों। समझे साहब? तो ये सूरत हाल हमारी एजुकेशन की है। अगर हमने इसका वाहिद तरीका वहीं आ जाता है कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो उनके आईटी के फ्रेंचाइज यहाँ खुल सकती हैं, ताकि वहाँ के टीचर यहाँ आ सकते हैं। पढ़ हमें अब हो सकता है सब चीज, मतलब अब सिचुएशन ये आ गई है कि हमें रियलिटी को देखना है। रियलिटी क्या है? अब तक तो प्रोपेगेंडा और सियासत और ये और वो, उसमें हम यहाँ पहुंच गए हैं। और इस पहुंच को अगर हम ये अचीव कर लें कि ये हमारा अचीवमेंट है, तो फिर तो माशाल्लाह, मैं तो यानी फिर वो क्राइटेरिया अचीवमेंट का डिफरेंट ही होगा। क्योंकि 6-7 लाख की फौज पैदा कर लेना और एटम बम बना लेना और कौम को जाहिल रख लेना कि वो सिर्फ 25 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकती है, तो वो तो कोई क्राइटेरिया नहीं है अचीवमेंट का। और इस 25 बिलियन की एक्सपोर्ट में जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी अंदाजा कर लें आप। उसको भी अगर आप मैनेज करें तो आप यू स्टैंड नो वेयर। और इसका अगर अगर थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड आपको दे दूं जल्दी से, कि 1970 तक हम बहुत अच्छे थे। हमारे यहाँ हुआ ये पार्टीशन के वक्त, हमारे सिंध के अंदर गुजरात से, बॉम्बे से बिजनेस कम्युनिटी आई, उन्होंने यहाँ इंडस्ट्रियलाइज किया, बैंक्स खोले, सारा कुछ किया। पंजाब के अंदर जो था, वो ज्यादातर पंजाब की जो कम्युनिटी थी वो कलकत्ता और कानपुर वगैरह में टेनरी प्रोजेक्ट्स में थी। वो जब पाकिस्तान उस 47 में पाकिस्तान आ गए, वहां उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, और इंडस्ट्री में कोहिनूर मिल है, ये सब 1970 तक हम बड़े अच्छे थे। 1971 के अंदर मसला ये हुआ कि जब भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया तो उनके सामने 2 थ्रेट थी। एक थ्रेट जो थी, क्योंकि वो फ्यूडल लॉर्ड थे, बाहर से पढ़ के जरूर आए थे, पर वो सोच फ्यूडल लॉर्ड की थी उनकी। उन्होंने देखा कि मेरे सामने 2 पावर हैं जिसको मुझे थ्रेट है। एक बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री बिजनेस कम्युनिटी, दूसरी फौज। फौज को 71 में शिकस्त हो गई थी, तो उनका उनका अंदाजा ये था कि फौज तो अब जो है 5-6 साल तक जो है बैरकों में रहेगी और मुझे कोई थ्रेट नहीं है। उन्होंने कहा साहब इसको थ्रेट, ये एक थ्रेट है मेरे सामने। उन्होंने क्या किया, पहली पहली फुर्सत में, पहले 7 दिन के अंदर उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लिया, एक्सेप्ट टेक्सटाइल। यहाँ चले भाई यहाँ तक। फिर 74 में बैंक नेशनलाइज कर लिए। 76 के अंदर जिनिंग फैक्ट्री, राइस मिल और आपकी फ्लोर मिल, जो 15-15 हजार रुपए का कैपिटल था, उसको तक नेशनलाइज कर लिया। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो नर्सरी डेवलप हो रही थी इंटरप्रेन्योर की, वो क्रश हो गई। अब जो पोजीशन है पाकिस्तान में, दे आर ट्रेडर्स। वो चाहते हैं कि 100 रुपए में रात को डालूं, सुबह जो है 1000 रुपए मिल जाए। तो वो हमारे साथ ये जो इंटरप्रेन्योरशिप थी वो क्रश होकर रह गई। इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल जो है वो अपनी एक्सपेंशन को अपना प्राइड फील करता है, वो प्राइड महसूस करता है, वो सोच प्राउड होता है कि हाँ मेरी इतनी मिले हैं, इतने फैक्टर। और उनकी सिंपलिसिटी की हालत ये है कि मैं एक दफा शोलापुर गया, तो हम वो मुझे अपनी कार में ले गया, उसने 4 फैक्ट्री दिखाई। सर हमने उसके बाद उनसे एक सौदा किया, उसने कहा कि ठीक है, शाम को जो है मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाऊंगा, आप साइन कर दीजिएगा, आपके होटल में आ जाऊंगा। शाम को जो होटल में आया साइन कराने, तो मोटरसाइकिल पे आया वो, ये केम ऑन मोटर बाइक। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं हाउ सिंपल दे आर, हाउ कॉस्ट इफेक्टिव दे आर। वो हर चीज को कॉस्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मेरे, उसने कहा नहीं अब मुझे होटल जाना है तो मुझे गाड़ी ले जाके जाने की जरूरत नहीं है, मैं मोटरसाइकिल पे आया। लेकिन जब उसने मुझे अपनी मिलें दिखाई, अपने दिखाया, तो अपनी कार में दिखाया उसने। तो ये एक फर्क है हमारे उसमें। हमारे यहाँ हर चीज में शोषा है, इन एवरीथिंग। जी दैट्स राइट। अच्छा सर, 2010 में जी आपको प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने एक अवार्ड भी दिया था, जी। तो ये किस चीज का अवार्ड था?
जी, मैं जो ये मुझे बुलाया था एक्सपो के अंदर, और चूंकि मेरी जो इंपोर्ट्स फिगर्स थी जो कि पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो रिवील करता है, तो उसकी बुनियाद पे एक्सपो वालों ने मुझे इनवाइट किया कि यू आर दी लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टॉवल्स इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम फॉर द देन प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने मुझे कंसीडर किया, और एक्सपो की जो थी मैनेजमेंट, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ जी। तो उन्होंने कोई ऐसा मशवरा नहीं आपसे मांगा कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाएं? नहीं सर, इस सब्जेक्ट पे तो बात नहीं, बस सिर्फ ये अवार्ड दिया और उसके बाद फिर वो खाना वाना हुआ, उसके बाद फिर वी वेंट बैक टू द होटल, बस इतना ही है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने कभी अपनी इकोनॉमी को सीरियस नहीं लिया, कभी अपनी एजुकेशन को सीरियसली नहीं लिया, अपनी हेल्थ केयर को सीरियसली नहीं लिया। सर देखिए ना, उसका नतीजा क्या निकला। आज आज कहाँ खड़े हैं हम लोग, आज हम कहाँ कहाँ खड़े हैं, देखिए ना। हम यानी एक किस्म के पैरासाइट हो चुके हैं। यानी अगर ये $30 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हार्ड वर्क करते हैं बेचारे, खास तौर पे हम तो खैर, हमारा तो यहाँ मौसम इंतहाई अच्छा है, लेकिन जो मिडल ईस्ट के अंदर जो मौसम मैंने देखा है, मैं रहा हूँ वहाँ, यानी 45-45 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री 55 डिग्री में काम करते हैं बेचारे। वो पैसे हार्ड वर्क भेजते हैं, और हम वहाँ पाकिस्तान के अंदर जस्ट लाइक पैरासाइट्स हम उसको खर्च करते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इसको चैनलाइज इस तरह कर दें कि कोई प्रीमियम दे के उनको रुपी दे दें, और इसको कोई इन्वेस्टमेंट बैंक बना के, कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बना के इस फंड्स को प्राइवेट सेक्टर में चैनलाइज कर दें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और कभी सोचा नहीं इस चीज के लिए, ना कभी सोचते हैं इस चीज के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब पोजीशन ये है कि कोई भी अदारा हमारा सही नहीं है। अब आपने ये टॉपिक छेड़ दिया है, तो मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि जितने भी ब्यूरोक्रेटिक अदारे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ है, सब सब एलिंग है, सब बीमार हैं सारे। और आपके गवर्नमेंट के दूसरे अदारे सब आउटडेटेड टाइप के। मेरा मशवरा ये है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनमें से जो लड़के पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको पिक किया जाए, उनको एक टर्म ऑफ रेफरेंस दिया जाए, और उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में असाइन किया जाए कि ये आपका प्रोजेक्ट है, हम आप इसको स्टडी कीजिए, इस डिपार्टमेंट में आप जाइए, स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद हमें रिपोर्ट बनाइए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें बताइए कि क्या इसमें फॉल्ट्स हैं, क्या इसमें डिफिशिएंसीज हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन दीजिए अपनी, उसके बाद एक्शन प्लान दीजिए, हमें एग्जीक्यूशन प्लान दीजिए कि किस तरह होगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बाहर जाके, उस बाहर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को भेजी जाए, वो इसकी असेसमेंट करें कि क्या ये रिपोर्ट जो है कितनी प्रोफेशनली साउंड है। उसमें दो चीजें अंदाजा होंगी, एक तो हमारे एजुकेशन की क्वालिटी का हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ाया जाता है, तो वो लड़का क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और उसके बाद अगर वो रिपोर्ट वर्केबल है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो लीडरशिप है, वो उसमें से वो लड़के पिकअप करे और उनको असाइन करे, ताकि ये कुछ अदारे जो हैं रिहेबिलिटेट हों और कुछ मॉडर्न लाइंस पे आए। तो ये एक मेरा मशवरा ये होगा इस सिलसिले के अंदर। सही। अच्छा सर, अब बात आ जाती है, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, पॉइंट को जरा सा मैं चेंज कर रहा हूं। एक कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जो कि 75 साल से बर्निंग उससे मैं क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ चौधरी साहब, जी मैं बहुत से इंडियन से बात कर चुका हूँ, जी तो जी वो ये कहते हैं कि जब तक आप हिंदू से नफरत को अपने निसाब से, अपने सिस्टम से खत्म नहीं करेंगे, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और जी हिंदू से जो नफरत है वो फिर इंडिया से नफरत में बदल जाती है। मसलन 65 की जंग के बारे में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे हमला कर दिया। यानी कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है उसमें, वो हमें नजर नहीं आती। ये अलग बात कि एयर मार्शल असगर खान जैसे एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर ने, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनके स्टेटमेंट्स यूट्यूब पे मौजूद है, कि जितनी भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंगें हुई, उनका स्टार्ट पाकिस्तान ने किया। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। आज पाकिस्तान में जिससे भी आप बात करें, वो कहेगा कि ठीक है जी, इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन जी उसके साथ एक बट आ जाता है।
वी जी वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया बट दे शुड रिजॉल्व द कश्मीर इशू। तो उसका मतलब ये होता है दे शुड रिजॉल्व द कश्मीर इशू टू आवर एंटायर सेटिस्फेक्शन। तो अच्छा। कश्मीर इशू को कैसे देखते हैं आप? सर इसमें मिस्टर एक तो मैं इस जुमले का जवाब ये दूंगा कि उनको ये सोचना चाहिए कि वी शुड रिजॉल्व द इशू। हमें हमें ये सोचना चाहिए कि वी शुड रिजॉल्व द इशू, हमारे इंटरेस्ट में है वो। देखिए कश्मीर का जो इशू है उसकी, अब मैं पुरानी कहानी में नहीं जाता और ना ही, क्योंकि अब हर चीज आईटी की वजह से पिछले 20 सालों में हर चीज सरफेस पे आ चुकी है एंड इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज फ्री नाउ। तो हर आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो इसमें इंटरेस्ट लेता है, उसको हर चीज का मालूम हो जाता है कि व्हाट इज द ट्रुथ, हकीकत क्या है। अब उसमें डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अब चूंकि पानी सर से गुजर चुका है, कश्मीर के मसले को हल करना है। और हल इस, देखिए कश्मीर कश्मीरियों का है, पंजाब पंजाबियों का था, ठीक है, उसको आपने तकसीम कर दिया। हालांकि जिन्ना साहब को जब कहा गया 30 मई की रात को मिस्टर मिस्टर माउंटबेटन ने कि इस तरह हमारा प्लान है कश्मीर पंजाब, उसने कहा कि पंजाब को आप कैसा तकसीम कर सकते हैं, पंजाबी तो एक कौम है, हाउ यू कैन डिवाइड, पंजाबी तो एक नेशन है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर पंजाबी अगर एक नेशन है तो इंडियन भी एक नेशन ही है। तो बहरहाल पंजाब तकसीम हो गया। जी, अब उन्होंने जहां तक उन्होंने चौधरी साहब कहा था, उन्होंने कहा था कि पंजाबी जो है, एक पंजाबी जो है वो पहले पंजाबी होता है, उसके बाद जी हिंदू या मुसलमान होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी बिल्कुल, तरह यही उन्होंने वर्ड है। कहा कि एक बंगाली पहले बंगाली होता है, उसके जी बाद हिंदू या मुसलमान होता है। जी जी। तो दो कौमी तो नजरिया फिर कहाँ गया उसमें? वही ना, वही उनका, उन्होंने अपने खुद ही अपनी बात को खुद ही निगेट कर दिया। बहरहाल देखिए कश्मीर को हल करने के लिए दोनों मुल्कों की तरफ से पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखानी होगी और जो तल्ख फैसले हैं वो करने होंगे। देखिए जो कुछ कश्मीर हमारे पास है उसके अंदर गिलगित और बल्तिस्तान भी कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। अब जो यूनाइटेड नेशन करारदाद है वो भी हमारे फेवर में नहीं है, ठीक। देखिए आज या कल मैं कहीं से स्टेटमेंट देख रहा था कि जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके जो है वो कब हम वापस लेंगे। तो वहां इस किस्म के लोगों की ये भी सोच है, और यहाँ एक ये सोच है जो आपने बताई। बहरहाल इसका यही एक सोल्यूशन है जो कि कोई पैच वर्क से हल नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका हो सकता है। फिलहाल इस मसले को थोड़ा सा आपको कोल्ड स्टोरेज में डालना होगा, ताकि हम लोग वन टू वन, असल चीज ये है कि जब हम लोग वन टू वन मिलेंगे एक दूसरे से, ताल्लुकात अच्छे होंगे, अच्छे माहौल में बात करेंगे, तो कोई ना कोई मसला निकल आएगा। लेकिन अगर हॉस्टाइल होके बात करेंगे तो सोल्यूशन किसी सूरत में नहीं निकलेगा। देखिए और मुल्क भी हैं जिनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, टेरिटोरियल क्लेम है, लेकिन उनके यहाँ ट्रेड चल रहा है। जापान, रशिया है, यूएई, ईरान है, अबू मूसा पे उनका क्लेम है, उधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया क्लेम है। तो अफ्रीका में भी 2-3 मुल्कों के इस तरह के क्लेम्स हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपस में जंग जदल का बाजार गर्म कर दें और जनाब मार दें लोगों को और पीट दें लोगों को और जनाब ट्रेड भी बंद कर दें। देखिए हमारे साथ तो इतनी चीजें कॉमन है जो बहुत ही कम मुल्कों में कॉमन है। हमारा लैंग्वेज कॉमन है, हमारी हमारा कल्चर कॉमन है, हमारे त्योहार, हमारी तहजीब कॉमन है, वेदर वी लाइक इट, हमारे पास्ट कॉमन है, हम हजारों साल साथ रहे हैं। देखिए जहां तक हिंदू की बात आपने की कि हिंदू फलाना है ये है, व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू? मैं भी हिंदू था, मेरे माँ बाप भी हिंदू थे, जब वो मुसलमान थे लेकिन हिंदू थे वो। क्यों? हिंदू का मतलब है कि हिंद में रहने वाला, हिंद, हिंद, इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन। मैं भी उसके हिसाब से, जो वहां मुसलमान है वो भी हिंदू है। तो ये कह देना कि साहब वो हिंदू फलाना हिंदू, ये हमें इस चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये नफरतें, दुश्मनी जो है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा और इन चीजों को हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए जी सर ये, साहब, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये बात जो है ना सर जी सैयद ने भी की थी, कहने जी लगे कि मुझे हैरत है कि आप मुझे हिंदू नहीं समझते, जी जी बिल्कुल ना। हालांकि मैं भी देखिए हिंद का रहने वाला हूँ। जी बिल्कुल यही बात है कि हम लोग सब सब हिंदी है देखा जाए, जब पार्टीशन से पहले। अब हमने इसका नाम पाकिस्तान कर दिया है। मेरे हिसाब से मैं तो ये कहूंगा, वन नेशन टू कंट्रीज। आई रिपीट, वन नेशन टू कंट्रीज।
वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट। ये मेरा तो ये है सोच, क्योंकि हमारी हर चीज कॉमन है सिवाय मजहब के। लेकिन सर अगर इससे कौमें भी हम दो मान लें तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हर वक्त एक दूसरे की गर्दन ही दबोचे रखें। वही ना, अगर हमने यही फैसला किया है कि जी हम एक मुसलमान एक कौम है जो कि किसी भी तरीके से, किसी भी लॉजिक से दुनिया में किसी भी तरीके से, यानी इसकी कोई वो नहीं दी जा सकती मिसाल कि ये सही है, फिर भी अगर हम ये मान लें इस चीज को कि भाई एक स्पेशल सिचुएशन है या एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन हमारी, एक इंडियन मुस्लिम सिविलाइजेशन जिसे हम क्या कह देंगे, तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है एक दूसरे के कत्ल वारत करना शुरू कर या एक दूसरे पे दुश्मनी जारी रखें। मेरा तो ये है कि बहरहाल मैं फिर भी कहूंगा कि ये हिस्टोरिकली आज भी एक ही नेशन है, दो कंट्रीज वन नेशन। दो दो भाई अलग हो गए हैं, ठीक है, दोनों भाई अलग हो जाएं, तुम्हारा घर तुम्हारे पास, तुम्हारा घर हमारे पास, हम तुम वहां खुश रहो, हम यहाँ खुश रहेंगे, ठीक है, शाम को आ जाना, साथ खाना खा लेना, नहीं तो नहीं आना। मैं तो इस किस्म का कायल हूं कि हमारे ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए। जिन्ना साहब ने भी कहा था भाई कैसे ताल्लुकात होंगे, ऐसे ताल्लुकात होंगे जैसे कि अमेरिका और कनाडा के हैं। यही स्टेटमेंट है उनका, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है। जी चौधरी साहब, उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जैसे कि कनाडा और अमेरिका के हैं। जी और आपको पता है कि इन दोनों मुल्कों का तो टेलीफोन कोड भी एक है। जी लेकिन सर फिर बहुत से लोग ये पॉइंट आउट भी करते हैं कि जिन्ना साहब ने 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ की एक्सेशन भी कबूल कर ली, जी जिससे इंडियंस को बड़ी बड़ी परेशानी हुई, बड़ी हैरत हुई कि वो लोग जो इंडिया से, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात में इंटरेस्टेड नहीं है और जी वो तो जो है हमारे लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं। जी वरना देखिए क्या क्या मंतक थी, क्या लॉजिक थी जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करने की। कोई तो लॉजिक नहीं थी। तो कश्मीर पे आपको मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी, एक जी छोटी सी टाइनी सी स्टेट थी, टाइनी बिल्कुल। आज वो एक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, जी समझे साहब, जूनागढ़। और वो 15 अगस्त को जो वो शाहनवाज साहब ने और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम तो पाकिस्तान की रक्षा कर रहे हैं, कोई तुक नहीं बनती थी। इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी ये कोई जस्टिफिकेशन या रीजन नहीं दिया जा सकता कि जो हमने कश्मीर में इन्वेजन किया 1947 में। इवन आपको शायद मैंने भेजा हो या भेजूंगा कि 12 सितंबर को या 15 सितंबर को नेहरू साहब ने लिख के भेजा कि ऑन कश्मीर वी वांट प्लेबिसाइड। ये रिकॉर्ड में है, उनका टेलीग्राम जो है वो रिकॉर्ड में है। लेकिन दूसरी तरफ ये रिकॉर्ड में है कि उसी 12-15 सितंबर को मरी के अंदर हमने एक बेस बनाया था हथियार जमा करने का, अकबर खान की लीडरशिप में, जो हमने इन्वेड किया। लेकिन हमने 20 अगस्त से ही प्लानिंग कर ली थी, 20 अगस्त से ही हमने ट्राइबल तैयार कर लिए थे वहां इन्वेड करने के लिए। शायद आपको ये इंफॉर्मेशन होगी आपके पास भी। जी जी, मैं तो कई दफा सर कोट कर चुका हूं। एक साहब हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर खान बलोच, जी जी उन्होंने सर नवाए वक्त में ये लिखा 2013 में, और मुझे हैरत हुई थी कि नवाए वक्त ने ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया। उन्होंने ये लिखा कि हमने हर स्टेप पे मिस हैंडल किया कश्मीर इशू को। बिल्कुल और ट्राइबल इन्वेजन, उन्होंने लिखा कि इंडिया से कश्मीर के एक्सेशन की सबसे बड़ी वजह ट्राइबल इन्वेजन था। बिल्कुल बिल्कुल सब दैट वाज। और अच्छा, वो भी कोई प्रोफेशनल नहीं था चौधरी साहब, वो भी अगर देखिए वहां 10 नवंबर के बाद उस जमाने के अंदर कोई जहाज लैंड नहीं कर सकता था। अगर आपको इन्वेजन ही करना था तो कम से कम इस तरह प्लानिंग करते कि यू रीच देयर ड्यूरिंग आफ्टर दैट टाइम, सो दैट कि आपको जो है रेजिस्टेंस ना मिले। लेकिन आपने इतनी जल्दबाजी की है जिसका कि यानी कुछ लॉजिक समझ में नहीं आती कि 20 अगस्त से ही आपने ये काम शुरू कर दिया था। ये बात आज तक हजम नहीं होती कि क्यों आखिर आप हर चीज बाय फोर्स क्यों अचीव करना चाहते हैं। आपने 4 जंगें लड़ ली, वही वही सोच आपकी है कि बाय फोर्स हमने लेना है हर चीज को। और आज भी जो है बदकिस्मती ये है कि 2.5-3 साल 4 साल के बच्चे जो हैं उनको हम टोपियां पहना दे, जानबाज और फलाना और जहाज और ये, उनमें मिलिटेंसी उसमें डाल रहे हैं। तो उससे हमको अचीव नहीं कर रहे, ना उससे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बल्कि हम नेगेटिव ग्रोथ है हमारी, हम पीछे जा रहे हैं। जी सर। अच्छा सर,
एमपी नकवी एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, जी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जी जी कि हमें 65 में ये एहसास हो जाना चाहिए था कि हमने ताकत इस्तेमाल करके देख ली, हम जी कश्मीर जी हासिल नहीं कर सके। ये अलग बात कि अभी भी हमारे पास 38% के करीब जम्मू एंड कश्मीर जो था, पूरी जो स्टेट थी उसका 38% हमारे पास है अब भी। जी तो वो ये कहते हैं कि हमें उसी वक्त जो है ना मान लेना चाहिए था कि भाई इनफ इज इनफ, वी शुड जी हैव जी मूव्ड ऑन। जी लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो कहती कि भाई बस काफी है ये। तो जी गवर्नमेंट जो थी अपनी ही रेटरिक का वो असीर हो गई, उनकी कैदी बन गई। बिल्कुल तो अब सवाल ये है कि जब तक आप आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, कोई गवर्नमेंट जी भी कश्मीर पे कोई फैसला नहीं कर सकती। और कोई मेरे नहीं कर ख्याल में सकता। तो अगर मीडिया को ओपन अप कर दिया जाए, जैसे जी सोशल मीडिया पे ये डिबेट्स होती हैं, ओपन डिबेट्स जी होती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जी में अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं होती। जी उसमें इंडियंस और पाकिस्तानी आते भी हैं तो वो शाउटिंग मैच ही बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी हो। जरूरत इस बात की है कि इंडियंस और पाकिस्तानी रिस्पेक्टफुल तरीके से डिबेट करें, डिस्कस करें, ताकि दोनों मुल्कों के अवाम को असल हकायक का पता चल सके। सही तो आप क्या सही। कहेंगे बिफोर वी कंक्लूड? या मैं इसमें इतना कहूंगा कि आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। 2011 में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे इनवाइट किया था और मैं कश्मीर गया था, और मैं 4 दिन वहां ठहरा, और वो जो राजा का महल था उसके वो होटल बन चुका है, उसमें हमें ठहराया गया था। उसमें जब हम शाम को आते थे तो यूनिवर्सिटीज के लड़के जो थे वो हमसे मिलने आते थे, ठीक है। और उनका जो प्रेसेप्शन, जो बिल्कुल उन्होंने क्लियरिटी उनमें ये थी कि हम इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। हम कश्मीर जो है वो अपना, नाइदर वी वांट टू बी विद इंडिया नॉर वी वांट टू बी विद पाकिस्तान। जहां तक दूसरे बिजनेस कम्युनिटी थी उनसे भी मिले, वो अपने घर भी हमें ले गए, और उन्होंने जो हमें वाकयात बताए, जो इंसर्जेंसी हुई थी 1990 से लेके 99 तक की, जो जो सर्ज वो उसकी वो इतनी खौफनाक थी। उन्होंने जो वाकयात बताए अपने घरों के, जिस तरीके से रात को आ जाते थे और हमें सबको बंद कर देते थे, और हमारी औरतों को कहते थे खाना बनाओ हमारे लिए, और फिर पीछे से फिर वो खाना बना रहे हैं और पीछे से फौज आ रही है और वो भाग, यानी जिस तरीके से उन्होंने वाकयात सुनाए वो बहुत ही यानी तकलीफ दे किस्म के थे। और उस वक्त जब हम गए हैं 2011 जो था, उस वक्त पहली बार जो था 2010 जो हालात कुछ बेहतर हुए थे, तो ये बता रहे थे कि श्रीनगर के अंदर इतना टूरिस्ट आया है कि टॉयलेट तक में टूरिस्ट हो रहा था। दैट वाज द सिचुएशन ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के लिए यही है कि इसमें आगाही आनी चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए, इस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को बताना चाहिए जाके कि ट्रुथ क्या है, हमने ये जंगें लड़ी हैं, इससे हमें ये नुकसान हुआ है कि आज हम जो है माली तौर पे बैंकरप्ट हैं, हमारी कौम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कर्जे का सूद भी अदा कर सके। और हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं बाहर, उनको बाहर जाके जलील होना पड़ता है, जबकि क्योंकि उन जो जिन्होंने कुछ देना होता है लोन वगैरह, वो कहते हैं कि जी ऑलरेडी आपको बहुत लोन दिया हुआ है, आपको मजीद मैं क्या दूं, आपने तो पुराना ही वापस करने के अहल नहीं है। तो ये इसकी जो है ना सही मायने में लोगों को पता होना चाहिए, वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, 2 कदम आगे और चार, अब तो 4 कदम नहीं, अब तो 8 कदम पीछे जाना पड़ेगा। तो ये जी इस सर। वक्त मैं और 2-3 बातें करना चाहूंगा कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप को सिंसियरली बैठ जाना चाहिए, और दूसरे ये कि फौज के साथ बात करनी चाहिए बैठ के, उनकी पूरी डिफेंस फोर्स को, कि भाई डी कमर्शलाइज, डी पोलिटिसाइज, और आप ये प्रॉपर्टी के बिजनेस, किसी भी आपका किसी भी बिजनेस से आपका कोई काम नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी बिजनेस कोई, आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, और प्रोफेशनल सोल्जर बन के रहें, और आप जो हैं वो एक सबॉर्डिनेट अदारा हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट ऑफ द स्टेट, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आप एक सबॉर्डिनेट अदारा हैं। और दूसरा ये कि आप जो है पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की खिदमत करना, पब्लिक की हिफाजत करना, सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द चोजन सिलेक्टेड लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। ये इसकी लीडरशिप में आप
ने ये जिम्मेदारियां हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो भी आप करेंगे उसके फॉल आउट होंगे। फॉल आउट 75 साल में जो हमने देख लिया है, इसके बावजूद भी आंखें नहीं खुलेंगी तो फिर आंखें फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।